गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम अपने गेट साइकोलॉजी के जो मॉडल पेपर ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ हुआ था, हम उसको सॉल्व करके और उसके जितने भी एमसीक्यू और एमएसक्यू दिए हैं इनको सॉल्व करेंगे। और जो इनके चार चार ऑप्शन दिए हैं उनको भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज हो जाए। ठीक है। और इस गेट साइकोलॉजी का पहले कभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो इसलिए इसका कोई प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है और ना कोई ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल थे। तो इससे अच्छा क्या है कि आप एक बार इसके मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ के चले जाएँ। इसको एनालाइज़ करके आपको पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब देखो, इधर एमसीक्यू भी आएंगे और एमएसक्यू भी आएंगे। तो ये टोटल 40 क्वेश्चन है। मैं इनको 20-20 करके इनकी वीडियो को अपलोड कर दूँगी, तो हो सके तो आप आज ही देख लेना, क्योंकि ये जो गेट साइकोलॉजी का पेपर है ये कल है। ठीक है। अब आ गया सबसे पहला क्वेश्चन, क्या आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ह्यूरिस्टिक। अब इन्होंने बोला है कि कौन सा इनमें से ह्यूरिस्टिक नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ह्यूरिस्टिक है क्या है। ह्यूरिस्टिक क्या होता है? एक एजुकेशनल गेस होता है जिसमें कि आप क्या करते हैं, अपने पुराने एक्सपीरियंस को यूज़ करके जो पॉसिबल सोल्यूशन आता है आपको उसको अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ठीक है। वो क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूरिस्टिक। अब इन्होंने क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक कौन सा नहीं है, तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए ह्यूरिस्टिक कौन सा है। तो इसमें सबसे पहले आ गया ऑप्टिमिज्म, ये ह्यूरिस्टिक नहीं है। स्टेट क्यू क्या है, एक ह्यूरिस्टिक मेथड है, क्योंकि ये क्या होता है, एक कॉग्निटिव बायस होता है और इसमें हम क्या करते हैं, अपने कॉमन सेंस को यूज़ करते हैं उस करंट सिचुएशन में। ठीक है, जहाँ की हमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़े। फिर आ गया अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी आ गया कि आपको कौन सी चीज़ें उस टाइम अवेलेबल हैं जिसको आप यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके बाद आ गया एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट। एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट भी क्या है, एक ह्यूरिस्टिक मेथड है और हम इसको कॉग्निटिव ह्यूरिस्टिक भी बोलते हैं। और उसके बाद इसकी एग्जांपल आ गई कि जैसे एक कार डीलर है, वो क्या कर रहा है, कुछ कार को बेच रहा है। ठीक है, कितने का, कोई 10 लाख में बेच रहा है, बट जो कस्टमर है उसको कम कर रहा है। उस टाइम जो भी वो सेंस यूज़ कर रहा है उस चीज़ को कम करने में, वो क्या है, उसका एक ह्यूरिस्टिक मेथड है। ठीक है। अब मैं आपको बाकी ह्यूरिस्टिक भी बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं, एक बार आप खुद से इसको देख लेना। फिर देखो, ह्यूरिस्टिक क्या हो गया, सबसे पहले एजुकेशनल गैस बोलते हैं, पुराने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हैं हम ताकि हमें पॉसिबल सोल्यूशन मिल सके। रूल ऑफ थंब भी बोलते हैं इसको। एक मीन एंड एनालिसिस होता है। इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंस बिटवीन दी स्टार्टिंग सिचुएशन एंड द गोल इज़ डिटरमाइंड एंड देन द स्टेप आर टेकन टू रिड्यूस। सबसे पहले आ गया कि जो स्टार्टिंग का जहाँ आप हो और ये आपका गोल है, इधर का पहले आप क्या करोगे, डिस्टेंस मेज़र करोगे और उसके बाद क्या करोगे, स्टेप्स को रिड्यूस करोगे इधर पहुंचने के लिए। ठीक है, ये मीन एंड एनालिसिस है। जहाँ भी आप कुछ शॉर्टकट यूज़ करते हो वो आपका क्या आ गया, ह्यूरिस्टिक आ गया। अब ये 12 टाइप और हैं ह्यूरिस्टिक है, इनको देख लेना एक बार। एजुकेशनल गैस, रूल ऑफ थंब, ये कंसिस्टेंसी, कॉमन, इफेक्ट, अवेलेबिलिटी, ये सारे। ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब जिस टाइप का भी क्वेश्चन आया, अगर आपको इनकी टाइप्स पता होंगी तो उधर डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो जाएगी आपके लिए। अब नेक्स्ट आ गया मैच द फॉलोइंग। अब देखो, मैच द फॉलोइंग है। अब ये कंसेप्ट आप खुद से देख लेना। ठीक है, बट मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है बी। ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका, in a study one variable is continuous and other variable is dichotomous, which is appropriate correlation technique for these variables। अब देखो, ये मैंने आपको बताया था कोरिलेशन में, मैंने ये क्वेश्चन भी बताया था आपको। अब सबसे पहले कोरिलेशन क्या होता है, दो वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशन देखते हैं, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब पियर्सन कोरिलेशन को कोरिलेशन में क्या था, इसमें क्या हम लेते थे, इसमें हम कॉन्टीन्यूस वेरिएबल लेते थे, यानी कि इंटरवल एंड रेशियो। ठीक है, तो ये तो है नहीं। और जो स्पेयरमैन था, और ये पैरामीट्रिक था, जहाँ हमारी कुछ कंडीशंस नहीं फॉलो होती थी, जैसे रैंडम सिलेक्शन या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उधर हम क्या लगाते थे, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। इधर क्या होता था, इंटरवल और रेशियो तो लेते थे, बट हम ऑर्डिनल स्केल भी लेते थे, मतलब ऑर्डिनल डाटा भी लेते थे। और जो पार्शियल था, इधर 3 टाइप के वेरिएबल होते थे, जिसमें हम 2 में रिलेशन देखते थे और तीसरे को कंट्रोल करते थे। और पॉइंट बाई सीरियल या बाई सीरियल कोरिलेशन क्या था, इधर हम एक कॉन्टिन्यूस लेते थे और 2 डाइकोटोमस लेते थे। ठीक है। अब इनमें पॉइंट बाई सीरियल और बाई सीरियल में क्या डिफरेंस था कि एक में हम क्या, दोनों में हम यही डाटा लेते थे, कॉन्टिन्यूस एंड डाइकोटोमस, बट एक में क्या था कि आर्टिफिशियल डाइकोटोमस थे और एक में ट्रू थे। आर्टिफिशियल कौन से होते हैं, जो हमने खुद से बनाए होते हैं, जैसे हाई स्कोर, लो स्कोर। ट्रू कौन से हो गए, जैसे जेंडर हो गया, गर्ल्स बॉयज़। ठीक है, इस हिसाब का। अब आ गया नेक्स्ट आपका, राधा हैज़ रिसीव्ड 75 मार्क्स इन साइकोलॉजी क्लास। उसका मीन भी दिया और स्टैंडर्ड एविएशन भी दिया है। रमेश हैज़ रिसीव्ड 70 मार्क्स इन हिज हिस्ट्री क्लास। उसका मीन और स्टैंडर्ड एविएशन दिया है। विच स्कोर विल यू यूज़ टू
कंपेयर मार्क्स ऑफ राधा एंड रमेश। अब देखो मीन क्या था, जो कि हम एवरेज निकालते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या थी, उसकी वेरिएंस आ गया। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने आपको सीधे से ही बताया था इसका आंसर जेड स्कोर। जिन बच्चों ने अच्छे से उसको किया होगा, वीडियो को अगर पूरी वीडियो देखी होगी या नोट्स बनाए होंगे, जेड स्कोर में क्या था कि हमारे पास मीन पहले से होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी पहले से होती है, और हम क्या करते हैं, दो ग्रुप्स के डाटा को कंपेयर करते हैं। और जो टी स्कोर था उसमें हम क्या करते थे, मीन दिया होता था बट वेरिएंस नहीं दिया होता था, मतलब एसटी नहीं दिया होता था। इधर ही मैं बाकी रिवाइज करा देती हूँ आपको। और उसके बाद था हमारा क्या, एनोवा था। एनोवा में क्या था, जैसे हम टी स्कोर में दो वेरिएबल यूज़ करते हैं, उधर हम दो से ज़्यादा करते थे। और उधर हमारे पास जेड स्कोर में हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कंपेयर करते हैं दो ग्रुप की, और एनोवा में हम क्या करते थे, दो से ज़्यादा की करते थे, यानी कि तीन की करते थे। एफ स्कोर क्या थे, जहाँ हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते थे, मतलब डाटा टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। और रॉ स्कोर क्या होता है कि जब हम कोई भी टेस्ट करते हैं, जो नॉर्मल लास्ट में स्कोर आता है वो क्या होता है, हमारा रॉ स्कोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका डैमेज टू ब्रोका एरिया इन दी ब्रेन रिजल्ट इन द इम्पेयरमेंट ऑफ। अब देखो जो ब्रोका एरिया था, मैंने आपको इसका भी करवाया था। अब ये कहाँ आता है, जो हिपोथैलेमस था, टू पार्ट्स थे उसके, एक ब्रोका एरिया था, एक वर्निकी एरिया था। जो ब्रोका एरिया था ये यूज़ होता था लैंग्वेज की प्रोडक्शन के लिए, और जो वर्निकी था ये कंप्रीहेंशन के लिए यूज़ होता था। ठीक है, अब देखो इसकी लेफ्ट साइड पे कौन सा था, राइट साइड पे कौन सा था, ये भी देख लेना। और अब ये किसके लिए यूज़ होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, लैंग्वेज, क्योंकि मोटर मूवमेंट है नहीं, पिच परसेप्शन भी नहीं है, और पोस्चर भी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया आपका, वी परसीव कंप्लीट लाइंस इवन व्हेन दे आर इंटरप्टेड अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑफ परसेप्शन। अब कौन सा परसेप्शन का लॉ है जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि जब लाइनों में थोड़ी इंटरप्शन भी हो बट फिर भी हम उनको क्या करते हैं, कंप्लीट परसीव करते हैं। सिमिलैरिटी में क्या था, एक जैसी चीज़ों को परसीव करते थे, तो इधर इंटरप्शन की कोई बात नहीं आ रही। क्लोजर क्या था कि लाइनें क्लोज नहीं होती थी, जैसे कि ये है, बट हम इसको क्या कर रहे हैं, सर्कल परसीव कर रहे हैं, जबकि ये नहीं है पूरा कंप्लीट। प्रॉक्सिमिटी क्या था, क्लोजनेस। प्रॉक्सिमिटी में क्या था कि मैंने बताया था ना, एक स्क्वायर, लाइन और रेक्टेंगल डॉट्स की हेल्प से। ठीक है, इधर वो था। गुड कॉन्टिन्यूएशन क्या था, मैंने आपको सिंपल बताया था, ज़ेब्रा क्रॉसिंग थी कि लाइनें कंप्लीट नहीं है बट इंटरप्शन है उनमें, जैसे वाइट और ब्लैक, बट फिर भी हम उनको क्या कर रहे थे, गुड कॉन्टिन्यूएशन के वजह से हम क्या करते हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग को जैसे परसीव करते हैं। तो ये क्या था, लॉ ऑफ गुड कॉन्टिन्यूशन। तो ये मैंने परसेप्शन में आपको पढ़ाया है। अब नेक्स्ट आ गया, गेटिंग बर्न वाइल प्लेइंग विद ए मैच बॉक्स, ए चाइल्ड इज गेटिंग। अब एक बच्चा मैच बॉक्स के साथ खेल रहा है और वो जल जाता है, तो ये कौन सी रीइंफोर्समेंट है या पनिशमेंट है, वो क्या सीख रहा है इसमें से। ठीक है, तो जो लर्निंग थी उसमें क्या था, पनिशमेंट थी और रीइंफोर्समेंट थी। जो रीइंफोर्समेंट थी वो पॉजिटिव थी और एक नेगेटिव थी। और ये क्या थी, एक थी आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग होती है, एक अपरेंट कंडीशनिंग होती है। ठीक है, जो कॉन्सिक्वेंसेस के बेस पे हम लर्न करते हैं वो क्या थी, अपरेंट कंडीशनिंग। पॉजिटिव पनिशमेंट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जो भी अगर रीइंफोर्समेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उधर क्या करते हैं, हम बिहेवियर को स्ट्रेंथन करते हैं। ठीक है, और अगर आपकी पनिशमेंट पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो, बट हम बिहेवियर को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। जहाँ हमने किसी बिहेवियर को रिड्यूस करना हो वो पनिशमेंट हो गई, और जहाँ हमने एक बिहेवियर को स्ट्रेंथन करना हो वो रीइंफोर्समेंट हो गई। बट अगर आप कुछ चीज़ ऐड कर रहे हैं और फिर बिहेवियर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, वो आपकी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गई। और अगर आप कुछ चीज़ निकाल रहे हैं फिर भी बिहेवियर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो वो क्या आ गई, आपकी नेगेटिव आ गई। पनिशमेंट क्या आ गई, कुछ चीज़ ऐड कर रहे हैं और फिर बिहेवियर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, वो क्या आ गया, आपकी पॉजिटिव। फिर रिड्यूस कर रहे हैं, तो ये क्या आ गई, आपकी पॉजिटिव पनिशमेंट। और नेगेटिव क्या आ गई, कुछ चीज़ निकाल रहे हैं और बिहेवियर को रिड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, अगर एक बच्चा क्लास में अच्छा कर रहा है, आप उसके बिहेवियर को और इंक्रीज़ करने के लिए कुछ प्राइज़ या कुछ उसकी क्लास में उसके लिए क्लैपिंग करवा देते हैं, कुछ आइसक्रीम देते हैं या कुछ टॉफ़ी देते हैं, तो वो क्या आ गई, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव क्या आ गई, जैसे कि एक इंसान है, ठीक है, उसके ऊपर से स्मेल आ रही है, फिर उधर क्या करते हो, आपकी वो एक बाथ लेता है उस स्मेल को कम करने के लिए, तो वो क्या आ गया, आपकी नेगेटिव स्ट्रेंथन आ गई। कुछ चीज़ निकाला तो उससे उस चीज़ को इंक्रीज़ किया। अब उसके बाद क्या होगा, उसको पता है कि उस चीज़ को, बिहेवियर को, स्मेल को कम करने के लिए वो नहा रहा है, कुछ चीज़ निकल रही है, तो वो क्या आ गया, आपका
नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आ गई। आप कुछ भी एग्जाम्पल अपने हिसाब से इधर फिट कर लेना तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पॉजिटिव पनिशमेंट क्या आ गई कि जैसे एक बच्चा नहीं पढ़ रहा है, उसको थप्पड़ पड़े क्लास में, तो थप्पड़ क्या हो गया, कुछ चीज़ ऐड हुई या कुछ डांट पड़ी, वो क्या आ गई उसकी पॉजिटिव पनिशमेंट। कुछ पनिशमेंट मिली तो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया वो बिहेवियर। नेगेटिव क्या आ गया कि अगर एक बच्चा ज़्यादा फ़ोन देखता है, ठीक है, पढ़ता नहीं है, तो आप उससे उससे जो उसका खेलने का टाइम है वो ले लो ताकि वो इस चीज़ को कम करे। तो कुछ चीज़ लेके हमने बिहेवियर को रिड्यूस करने के लिए कुछ चीज़ ले ली, वो क्या आ गई, नेगेटिव पनिशमेंट आ गई, ठीक है। तो इधर इन्होंने क्या बोला है कि गेटिंग बर्न्ड, वो बच्चा जलता है जबकि कुछ चीज़ ऐड हो रही है ना, तो ये क्या आ गया आपका पॉजिटिव पनिशमेंट। जहाँ कुछ चीज़ ऐड होगी वो आपकी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव पनिशमेंट आ जाएगी। अब आगे रेशियो वेरिएबल आर, जो रेशियो वेरिएबल ये क्या है, नॉमिनल है। वेरिएबल विद वैल्यू दैट कैन रैंक ऑर्डर, नहीं। सेम एज इंटरवल वेरिएबल, नहीं। इंटरवल वेरिएबल दैट हैव इट ट्रू जीरो पॉइंट, ये मैंने आपको बताया था ना, इसका ट्रू जीरो पॉइंट होता है। तो रेशियो वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जिनका ट्रू जीरो पॉइंट होता है। नेक्स्ट आ गया व्हेन द अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज नॉन डायरेक्शनल, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट में बी यूज, जब एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या आपकी नॉन डायरेक्शनल है, तो कौन सा टेस्ट यूज़ होगा। अब देखो ये आ गया आपका एनपीसी ऐसे। अब जो हाइपोथेसिस आपकी नॉन डायरेक्शनल, मतलब ना इधर को है ना इधर को है, तो ये इधर को भी हो सकती है और इधर को भी हो सकता है आपका आंसर। तो ये क्या आ गई आपकी टू टेल, ठीक है। वन टेल क्या आ गई, जब आपकी एक डायरेक्शन पर्टिकुलर होती है और उसी साइड को आपकी हाइपोथेसिस जाती है या आप बनाते हो। अब आ गया dealing with unacceptable impulses or desires by expressing just the opposite feeling is associated with। अब dealing with अनडिज़ायरेबल इम्पल्सिस एंड डिज़ायर बाय एक्सप्रेस, मतलब आप डील कर रहे हैं कुछ अपनी मतलब अनअसेप्टेबल डिज़ायर के साथ और एक्सप्रेस कर रहे हैं बिल्कुल उसके अपोजिट, जो आपको फील हो रहा है उसके अपोजिट अगर आप कुछ चीज़ एक्सप्रेस करते हैं तो वो क्या आ गया। मैंने आपको जब साइकोडायनामिक करवाया था तो उसमें मैंने आपको डिफेंस मैकेनिज्म करवाए थे और 9 के 9 क्या किए थे, बड़े अच्छे से समझाए थे। अब जो सब्लिमेशन है वो सबसे हाईएस्ट फॉर्म होता है किसका, डिफेंस मैकेनिज़्म जितने भी हैं। इसमें क्या होता है, जो भी हमारी नेगेटिव एनर्जी होती है हम उसको कहीं किसी चीज़ पे निकाल के पॉजिटिव तरीके लाते हैं। इसकी मैंने एग्जांपल दी थी, जैसे एक एग्रेसिव मैन है और वो क्या करता है इन फ्यूचर, क्या करता है वो अपनी वो एग्रेशन को निकालने के लिए क्या चूज़ करता है, बॉक्सिंग रिंग। तो उधर क्या है, उसको भी लोग अप्रिशिएट करेंगे या जहाँ का वो है उसकी फैमिली को अप्रिशिएट करेंगे, वो अच्छा बॉक्सर बन जाएगा और जो उसकी एंग्जाइटी है या एग्रेशन है वो भी उधर निकल जाएगा। तो ये था सब्लिमेशन। मतलब जब आप अपने कुछ नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये सब्लिमेशन था। और ये इसका क्या है कि जब आप अपोजिट फीलिंग मतलब प्रोड्यूस करते हैं, उसका था रिएक्शन फॉर्मेशन, जो आप फील कर रहे हैं उसके बिल्कुल अपोजिट। और जो ये इंटेलेक्चुअलाइजेशन है ये तो है ही नहीं डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। अब आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बंडूरा प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन लर्निंग। अब बंडूरा की क्या थी, इनकी क्या थी, सोशल लर्निंग थी कि बच्चे, इन्होंने बोला था कि मॉडलिंग के थ्रू सीखता है या फिर जैसे अगर कॉपी करके मतलब इमिटेशन की हेल्प से सीखता है, ठीक है। ये आप सोशल साइकोलॉजी में पढ़ लेना, मैंने तो अभी पढ़ाया नहीं है ये, बट नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं इसका बिल्कुल डिटेल में करके अपलोड कर दूँगी। अब इसका क्या था कि सबसे पहले क्या था, सबसे पहले अटेंशन होती है, फिर रिटेंशन होता है, फिर रिप्रोडक्शन होता है, फिर मोटिवेशन होता है। सबसे पहले क्या होता है भी, हम किसी चीज़ पे अटेंशन देंगे। रिटेंशन क्या था, उस चीज़ को सीखना। रिप्रोडक्शन क्या था कि उस चीज़ को यूज़ करना जब हमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़े, और अगर उससे हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो उससे क्या हो जाती थी, मोटिवेशन आती थी। ये प्रोसेस था। एनिमिज़म इज़ शोन बाय चिल्ड्रन हु आर एट द एज ऑफ। अब देखो ये किसका कंसेप्ट है, ये किन की थ्योरीज थी, किसकी ये स्टेजेस हैं, ये थी पियाजे की, ठीक है। इन्होंने थ्योरी दी थी, उसमें ये 4 स्टेजेस बताई थी। अब रुको मैं थ्योरी बता देती हूँ आपको। अब देखो
इन्होंने सबसे पहले जीन पियाजे ने क्या की थी, ये थ्योरी दी थी। इसमें कॉग्निटिव स्ट्रक्चर और कॉग्निटिव फंक्शनिंग की बात की थी, और असिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम की बात थी। असिमिलेशन क्या होता है कि जब पुराने कंसेप्ट के बेस पे बच्चा किसी नई चीज़ को डिस्क्राइब करता है, जैसे कि अगर अगर हमने एक बच्चे को सिखाया है कि कऊ की क्या है, 2 लेग्स हैं और 2 मतलब 4 लेग्स हैं, 1 टेल है, ठीक है। अगर वो काऊ की जगह कुछ और एनिमल भी देखता है, जैसे वो बफेलो देख लेता है, तो वो उसको भी क्या बोलेगा, काऊ, या हॉर्स को भी काऊ ही बोलेगा। ये क्या हो गई, असिमिलेशन। अकोमोडेशन क्या होगा, जब वो न्यू इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा और फिर उसको पता लगेगा कि डॉग और काऊ में डिफरेंस है, या कैट और डॉग में डिफरेंस है, ठीक है। वो क्या आ गई आपके अकोमोडेशन। और इन दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या था, इक्विलिब्रियम यूज़ करता था। ये उनके कंसेप्ट थे, ठीक है। जब ये थ्योरी कराऊंगी तब बताऊंगी। अब 4 स्टेजेस में उन्होंने डिवाइड किया था, और इसको हम एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच भी बोलते हैं, ठीक है। पूछ भी सकते हैं एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच कौन सी थी, तो जीन पियाजे की थ्योरी थी, उसको हम एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच बोलते हैं। अब 4 स्टेजेस थी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल। सेंसरी क्या थी, इसमें मेन कंसेप्ट क्या था आपका, ऑब्जेक्ट परमानेंस का था। कि मतलब अगर ऑब्जेक्ट परमानेंस का क्या था, स्टार्टिंग की एज में क्या होता है कि बच्चे को क्या लगता है 8 से 9 तक, कि अगर कुछ चीज़ उसके मतलब 8 से 9 से पहले ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं डेवलप हुई होती है। अगर आप कुछ चीज़ उसको दिखाते हो और फिर छुपा देते हो, बोलते हो कऊ ले गई या स्पैरो ले गई, तो उसको लगता है कि ठीक है। बट 8 टू 9th मंथ में जब वो आता है तो ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाती है। उसमें उसको पता होता है कि ये चीज़ मेरे से छुपाई जा रही है। वैसे ही जो प्री ऑपरेशनल स्टेज थी, इसमें क्या होता है, लैंग्वेज का यूज़ हो जाती थी। उसके बाद एनिमिज़म। एनिमिज़म क्या है कि बेसिकली कि जैसे बच्चा खेलता है तो वो एक स्पून को गाड़ी बना के खेल रहा है, ठीक है। क्लाउड को बोलेगा कि ये मैन मेड है। इस टाइप की चीज़ें जब वो यूज़ करता है, तो ये क्या आ गई आपकी प्री ऑपरेशनल। और इसमें ईगो सेंट्रिज्म भी कहाँ, प्री ऑपरेशनल में ही यूज़ हुई है। ये देख, ये इसको एक बार खुद ही देख लेना। अब मैं अगर ये सारे डिस्क्राइब करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और उसके बाद था कंक्रीट ऑपरेशनल। इसमें क्या है कि लॉजिक वगैरह डेवलप हो जाते हैं, बट उसके पास कुछ कंक्रीट चीज़ें होनी चाहिए। और जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या लास्ट में बिल्कुल हाई जो लेवल की लर्निंग या फिर रीजनिंग आती है, वो कहाँ थी, फॉर्मल ऑपरेशन में थी, ठीक है। ये मैंने एक बिल्कुल ऐसे शॉर्टकट आपको बताया है। अब इन्होंने क्या बोला है, एनिमिज़म कौन सी स्टेज में था, तो एनिमिज़म कौन सी स्टेज में होगा, सेंसरी में तो मेन क्या था, ऑब्जेक्ट परमानेंस, तो ये था प्री ऑपरेशनल। क्योंकि कंक्रीट में बच्चा लॉजिक या रैशनल चीज़ें यूज़ करने लगता है, बट कंक्रीट ऑब्जेक्ट हों तभी। और फॉर्मल ऑपरेशन हाई लेवल में आ जाती है थोड़ी। नेक्स्ट आ गया आपका activation of vestibular body changes in the beginning, followed by interpretation of it by the brain as emotional experiences associated with। तो ये जेम्स लैंजे थ्योरी थी कि सबसे इसमें क्या था कि पहले फिजियोलॉजिकल अराउजल होगा और फिर जाके हम क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। इधर मैं आपको बाकी भी रिवाइज करा देती हूँ। एक कैननबर्ड की थ्योरी थी, उसमें क्या था, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन थे जो, और जो हमारे इमोशन थे वो साइमल्टेनियसली क्या करते थे, मतलब एक साथ आते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद एक स्केचर सिंगर थ्योरी थी, उसमें हमने कॉग्निशन को इम्पोर्टेंट रोल दिया है, ठीक है। इस टाइप के थे। नेक्स्ट आ गया आपका, अब ये आ गए एमसीक्यू ही हैं, बट ये 2 नंबर के हैं, ठीक है। और याद रखना कि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है। जितने क्वेश्चन आते होंगे उतने ही करना, ज़रूरी नहीं है कि आप 40 के 40 अटैम्प्ट करो। अगर बेशक अगर आपको 15 भी अच्छे से आते होंगे, पूरी मतलब गारंटी होगी, तो 15 ही करके आना, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाता है इसका। नेक्स्ट आ गया, अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव थ्योरी अंडर विच सर्कमस्टांसिस कुड ए पुअर ग्रेड इन वन कोर्स लेड टू ए मेजर डिप्रेशन, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, कॉग्निटिव किस कॉग्निटिव थ्योरी के अंडर, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं जबकि पुअर ग्रेड की वजह से क्या होता है, मेजर डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है। कॉग्निशन के बेस में क्या होता है कि सबसे पहले हमें खुद को इम्पोर्टेंस देनी होती है, अपनी थिंकिंग वगैरह को। अब इधर क्या आ गया, आई एम स्टूपिड, द एग्ज़ाम वाज रियली हार्ड, आई वाज ट्राइड दैट डे, आई शुड स्टडी सम अदर सब्जेक्ट। अब देखो इधर क्या है, ये सारे रीज़न इनवैलिड है। तो पहले आई एम स्टूपिड, जब एक इंसान ने सोच लिया कि मैं स्टूपिड ही हूँ, तो फिर क्या हो जाएगा, डिप्रेशन का मेन कॉज वही होता है। अब मतलब और भी कॉज होते हैं, पर इन स्टेटमेंट के हिसाब से
नेक्स्ट आ गया, ए रिसर्चर वॉज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द इफ़ेक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस ऑन चिल्ड्रन इन मेजर सिटी इन ए स्टेट। एक रिसर्चर है, इंटरेस्टेड है किसमें, उसने क्या करना है, डोमेस्टिक वायलेंस का जो इफ़ेक्ट है वो चिल्ड्रन पे क्या है, ठीक है, उसने ये स्टडी करना है। द रिसर्चर फाउंड दैट द ऑफिशियल डाटा डिड नॉट एग्जिस्ट फॉर ऑल द सिटीज़। उसने क्या देखा कि जो रिसर्च का ऑफिशियल डाटा है वो हर एक सिटीज़ के लिए अवेलेबल नहीं है, मतलब हर एक सिटीज़ का जो ये इस टॉपिक के रिलेटेड डाटा है वो अवेलेबल नहीं है। शी दैन मेड ए लिस्ट ऑफ ऑल सिटीज़ फॉर विच डाटा इज़ अवेलेबल। फिर वो क्या करता है कि एक लिस्ट बनाता है कि जिस जिस सिटीज़ के लिए ये डाटा अवेलेबल है, एंड देन सेलेक्ट ए फ्यू सिटीज़ रैंडमली फ्रॉम डाटा। फिर वो क्या करता है, पहले देखो अभी सैम्पलिंग का पूछा ना इन्होंने, अब वो क्या कर रहा है, सिटीज़ के नाम ले रहा है कि इन इन सिटीज़ के पास क्या आपका डाटा अवेलेबल है। फिर उसके बाद वो क्या कर रहा है, अवेलेबल एंड देन सेलेक्ट ए फ्यू सिटीज़ रैंडमली। फिर उसने फ्यू सिटीज़ मतलब पूरी पूरी सिटी को ही सिलेक्ट कर लिया रैंडमली, ठीक है, रैंडमली फॉर डाटा कलेक्शन। रेलेवेंट सर्वे वाज देन कंडक्टेड एंड सिलेक्टेड। अब उसने क्या किया, सर्वे वगैरह किया और फिर बताया कि क्या रिजल्ट है। अब हमने बताना है कि ये कौन सी सैम्पलिंग है। अब जो रैंडम सैम्पलिंग थी उसमें क्या था, अगर रैंडम सैम्पलिंग होती तो वो कोई सिटीज़ पहले से सिलेक्ट नहीं करता, एक साथ सारी ले लेता, ठीक है, फिर उसमें से सिलेक्ट करता। स्ट्रैटिफाइड रैंडम, और इधर मैं सबसे पहले बता देती हूँ ये क्या है, क्लस्टर सैम्पलिंग है। क्लस्टर क्यों है कि वो लिस्ट ऑफ सिटीज़ कर रहा है, फिर पूरी पूरी सिटीज़ ही ले रहा है। और अगर स्ट्रैटिफाइड रैंडम होती तो ये जो सिटीज़ लेता इसके अंदर से कुछ परसेंट लेता, वो पूरी पूरी नहीं लेता। जहाँ पूरा पूरा ग्रुप हम उठा लेते हैं वो क्या आ गई आपकी क्लस्टर सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड में क्या होता है, वैसे ही हम कुछ क्लस्टर लेते हैं और फिर उसके बीच में से सैम्पलिंग करते हैं। कन्वीनियंस क्या होती है कि जो उसको तब अवेलेबल होनी थी उसने इतना ये ताम झाम करना ही नहीं था और वही ले लेनी थी, ठीक है। तो ये किसकी एग्जाम्पल आ गई आपकी क्लस्टर सैम्पलिंग की। नेक्स्ट आ गया, इन प्याजे एक्सपेरिमेंट व्हेन लैमिनेट फॉर्म ए ग्लास इन is poured into a thin glass and 7-year-old correctly assert is an same amount this show। अब देखो ये मैंने आपको अभी बताई ना, कंक्रीट, ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल और ये सारी, ठीक है, कॉन्क्रीट कंक्रीट। अब इसमें इसका क्या आंसर है, इसका आंसर ए ही है 16 का ना। कंजर्वेशन में क्या होता है ना, जब एक बच्चे को पता लग जाता है अगर ये गिलास है और एक ये गिलास है, ठीक है, अब आपने 1 लीटर पानी इस गिलास में डाला तो ये ऐसे फैला होगा ना, बट जब आप इसको इस गिलास में डालेंगे तो ये इतना हो जाएगा। जब ये कंसेप्ट बच्चे का आ जाएगा क्लियर तो ये क्या होता है, कंजर्वेशन का कंसेप्ट हम इसको बोलते हैं, और ये 7 ईयर में डेवलप हो जाता है। तो ये कौन सा है आपका, मैंने आपको बताया था कंक्रीट ऑपरेशन में क्या होता है कि आपके कुछ रैशनल और लॉजिक रूल आने लगते हैं, बट उसके लिए हमें क्या है, कंक्रीट चीज़ें मतलब चीज़ें सामने चाहिए होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं डेवलप हुई होती है। तो ये कौन सी स्टेज में आता है आपका, कंक्रीट ऑपरेशनल में। इस थ्योरी, ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है और नेट में से इसके क्वेश्चन 1 या 2 आता ही आता है, हमेशा आता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी उठा के देख लेंगे तो जब मैं अब नेक्स्ट इस पेपर के बाद जो भी थ्योरीज भी करवाऊंगी तो मैं पूरे मतलब एक एक इसके कंसेप्ट को डिफाइन करा के आपको बता दूंगी, बट अभी पॉसिबल नहीं है कि मैं ये पूरा डीपली जाऊँ इसमें, ठीक है। अब आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अब ये जो 3 बचे हैं इनको आप खुद से देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कन्फ्लिक्ट क्राइसिस इन एरिक्सन साइकोसोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब एरिक्सन की साइकोसोशल स्टेजेस अब सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए, ये भी, इसकी भी मैं आपको एक बिल्कुल शॉर्टकट में बता देती हूँ। ये रही एरिक्सन की थ्योरी, इसको हम साइको सोशल थ्योरी भी बोलते हैं, और जो सिगमंड फ्रॉइड की है उसको साइको सेक्सुअल बोलते हैं, और जो एरिक्सन की है वो साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है। इसमें 8 स्टेजेस हैं। ये आ गई इसकी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन और इंटीग्रेटिव वर्सेस डिसअपेयर, और ये इनके एज ग्रुप हैं, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लेना। अब जो ट्रस्ट वर्सेस जब एक से बर्थ से लेके 1 ईयर का चाइल्ड होता है उसको हम इन्फेंट बोलते हैं, और ये चीज़ याद रखना, कभी कभी पूछ लेते हैं टॉडलर कौन सी एज के बच्चे को बोलते हैं, तो 1 से 3 साल के बच्चे को हम टॉडलर बोलते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा आपको कि
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कन्फ्लिक्ट और क्राइसिस। अब सीधी सी अगर आपको स्टेजेस पता होंगी तो ये आंसर आपका सिंपल से सीधे ही आ जाएगा। इसका आंसर क्या है आपका, अब देखो कंपिटेंसी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन तो हमने कहीं नहीं पढ़ा, तो इसका क्या है ये कंपिटेंसी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न, क्योंकि ये कोई स्टेज ही नहीं है इसकी। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न है बट कंपिटेंसी वर्सेस नहीं है। ऑटोनॉमी वर्सेस सेल्फ डाउट और शेम सेम ही चीज़ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू ग्रुप्ड थ्योरी रिसर्च मोस्ट अप्रोप्रिएटली। अब सबसे पहले ग्रुप्ड थ्योरी होती क्या है, ये मैंने अब भी करके रखा है। क्या पूछा इन्होंने, ग्रुप्ड थ्योरी ना। देखो ग्रुप्ड थ्योरी क्या होती है ना, कंस्ट्रक्शन, इसमें हम क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज थ्रू द कलेक्शन एंड थ्योरीज थ्रू द कलेक्शन ऑफ डाटा एंड एनालिसिस। इसमें हम क्या करते हैं, जो ग्रुप्ड थ्योरी, ग्राउंडेड थ्योरी, सॉरी ग्रुप्ड नहीं ग्राउंडेड थ्योरी है। ग्राउंडेड थ्योरी में हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर वो जो थ्योरी होती है, थ्योरी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डाटा की कलेक्शन करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, और इसमें क्या होता है, क्वालिटेटिव डाटा लेते हैं, ठीक है। अब इन्होंने पूछा हुआ है हमें कि ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, ये ब्लर क्यों हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च मोस्ट अप्रोप्रिएटली, ठीक है। तो इसका क्या आ गया आपका, ग्राउंडेड थ्योरी नेवर अलो रिसर्चर टू अंडरस्टैंड हाउ थीम आर रिलेटेड टू थ्योरी, नहीं। ग्राउंडेड थ्योरी इन्वॉल्व एनालिटिक कोडिंग दैट प्री कंसीव्ड हाइपोथेसिस, ठीक है ये। ग्राउंडेड थ्योरी डज नॉट यूज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग थीम, नहीं। ग्राउंडेड थ्योरी डज नॉट इन्वॉल्व साइमल्टेनियसली डाटा कनेक्टिंग, एंड ये भी नहीं। तो इसका आंसर क्या है, 2। नेक्स्ट आ गया आपका, अब ये देखो ये है MSQ। इसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा आपके ऑप्शन करेक्ट होंगे। विच आर द डिफरेंट मेजर ऑफ टेस्ट रिलायबिलिटी ऑफ ए स्केल। अब सबसे पहले टेस्ट रिलायबिलिटी क्या हो गई आपकी, टेस्ट रिलायबिलिटी हो गई कि टेस्ट रिलायबिलिटी क्या होती है कि अगर आपने कुछ टेस्ट बनाया, ठीक है, वो रिलायबल है कि नहीं है। रिलायबल का मतलब हो गया, अगर आप उसको, जैसे IQ का फार्मूला है MA/CA/100, ठीक है, ये IQ का आपका फार्मूला आ गया। अब ये रिलायबल है कि नहीं है, अगर आप, रिलायबल तब होगा कि अगर आप अगर आज आप इस फार्मूले को यूज़ कर रहे हैं किसी का IQ निकालने के लिए, तो अगर आप 10 साल के बाद भी इस फार्मूले को यूज़ करते हैं तो ये रिलायबल रहेगा। या फिर अगर आपने अभी, जैसे अगर जिसने ये फार्मूला बनाया है, अगर वो आज इसको टेस्ट कर रहा है और जब फाइनल उसकी टेस्टिंग होगी तो तब ये मतलब वही रिजल्ट देगा कि नहीं देगा, तो ये क्या आ जाती है आपकी, रिलायबिलिटी आ जाती है। वैलिडिटी क्या होती है कि अगर ये फार्मूला IQ के लिए बना है तो ये IQ को मेज़र कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो वैलिडिटी आ गई। रिलायबिलिटी क्या आ गई, अगर आज रिलायबल है तो कल भी होगा। ये एक टेस्ट के स्टैंडाइज होने के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अब क्या आ गई, कौन कौन सी, अब इन्होंने क्या बोला है, व्हाट आर द डिफरेंट मेजर टू टेस्ट, कौन कौन से हैं जो टेस्ट रिलायबिलिटी को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा आपका, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी और कॉन्करेंट रिलायबिलिटी, क्योंकि क्राइटेरियन रिलायबिलिटी होती नहीं है, क्राइटेरियन और कंक्रीट वैलिडिटी होती है। और ये क्या है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी क्या होती है कि जब आप 2 बार उस टेस्ट को अभी कर रहे हैं, फिर थोड़ी देर के बाद दोबारा कर रहे हैं सेम पर्सन पे, ठीक है, वो क्या हो गया आपका टेस्ट रीटेस्ट। और कॉन्करेंट रिलायबिलिटी क्या हो जाती है आपकी कि ये रहा, कॉन्करेंट रिलायबिलिटी क्या आ गई आपकी, टू मेज़र टेक एट द सेम टाइम पे आप 2 मेज़र ले रहे हैं, मतलब कॉन्करेंट मतलब एक साथ चल रहे हैं जो। डिमॉन्स्ट्रेट व्हेन ए टेस्ट कोरिलेट वेल विद ए मेज़र दैट आर प्रीवियसली बीन वैलिडेटेड। अब ये क्या बताता है कि जो टेस्ट आपने पहले लिया और जो अभी ले रहे हैं, या दोनों साथ में ले रहे हैं, वो दोनों वैलिड, मतलब प्रीवियस के साथ वैलिड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो क्या आ गया आपका, कॉन्करेंट रिलायबिलिटी। अब एक दिया था आपको कंक्रीट, उन्होंने क्या दिया था, क्राइटेरियन रिलायबिलिटी, तो क्राइटेरियन रिलायबिलिटी नहीं होती है बट क्राइटेरियन वैलिडिटी होती है, इसलिए वो कैंसिल हो गया। क्राइटेरियन एंड कंक्रीट वैलिडिटी क्या होती है, ये क्या होती है, टेस्ट कोरिलेशन विद ए कंक्रीट आउटकम। ये क्या करती है, कोरिलेशन को टेस्ट करती है बट क्या,
कंक्रीट आउटकम, जैसे एक कंपनी है वो एडमिनिस्ट्रेट करती है क्या, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेट करती है पर्सनालिटी के स्केल को, पर्सनालिटी स्केल टेस्ट टू इट्स कहाँ, स्केल स्टाफ, क्या देखने के लिए, ओवरऑल कोरिलेशन बिटवीन टेस्ट स्कोर में और जो उनकी प्रोडक्टिविटी है उसमें। अब ये मेन क्या बताती है, हाउ वेल वन मेज़र प्रिडिक्ट एन आउटकम फॉर अदर मेज़र, कि हाउ वेल वन मेज़र, एक जो मेज़र है वो कितने एक्यूरेटली या कितने अच्छे से दूसरे आउटकम को क्या कर रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है, वो क्या हो गई उसकी क्राइटेरियन। अब लास्ट क्या था, ये कुडर रिचर्डसन रिलायबिलिटी, ये क्या होती है, मेजर रिलायबिलिटी होती है फॉर ए टेस्ट, बट इधर क्या होते हैं, बाइनरी वेरिएबल्स यूज़ होते हैं, जैसे सम आइटम माइट बी वेरी इजी एंड अदर मोर चैलेंजिंग, इस टाइप में कहाँ क्या यूज़ होता है, ये वाली रिलायबिलिटी आपकी, ठीक है। अब लास्ट आ गया आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग द नॉर्मल कर्व, ये मैंने आपको पहले बता दिया था इसलिए ये इधर ऐसे मतलब लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या था, नॉर्मल जो नॉर्मल कर्व होती है वो क्या होती है, एसिम्पटोटिक होती है। एसिम्पटोटिक क्यों होती है, क्योंकि ये इधर की इसकी एंडिंग ये लाइन ये क्या है, इसको टच नहीं कर रही है। नॉर्मल कर्व आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि ये सिमेट्रिकली की बराबर एरिया है दोनों साइड। नॉर्मल कर्व आर एसिमेट्रिक तो हो नहीं सकती है, तो नॉर्मल कर्व इज यूनी मॉडल। यूनी मॉडल क्या आ गई, जिसका ये सिंगल कर्व बन रहा है, और ये मैंने बताई थी ट्राई मॉडल और मल्टी मॉडल वाली, तो इसका क्या है ABD, ठीक है। तो ये मैंने पहली वीडियो आपके फर्स्ट 20 क्वेश्चन के लिए अपलोड कर दी है, क्योंकि अगर मैं 40 की करूँगी तो वो मेरे लिए अपलोड करना बड़ा टफ हो जाएगा, और मतलब इतनी ज़्यादा हो भी नहीं पाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर भी करें। नेक्स्ट वीडियो मैं आज ही डाल दूँगी नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस की, ताकि आप एक बार इन सब क्वेश्चंस को रिवाइज़ करके जाओ, ठीक है। थैंक यू।